Good morning, guys. Myself Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. Today I'll be discussing about पार्ट 4 ऑफ इंटरव्यू, जो भी ऑलरेडी हमने पार्ट 3 तक डिस्कस किया गया है। जैसे कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, कोई भी इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाएगा। आप जानते हैं सब जितने भी एसएसबीज़ हैं और साथ में जहाँ जहाँ आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे सीएपीएफ की हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशंस पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिफॉर्म सर्विसेज, जहाँ जहाँ आप इंटरव्यू में जाएंगे आपसे कुछ कॉमन सवाल पूछे जाएंगे। आपको ये सब आपको देना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ये मत देखिएगा कि ये किसका इंटरव्यू टिप्स है, ये क्या है। आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस, अपना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग गैदर करिए, जिसके आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं और क्या क्या स्लाइड्स इसमें पूछा गया है। चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। What was the toughest decision you ever had to make? Why you were left? जैसे कि आप ऐसा कौन सा, जैसे कि टफेस्ट कौन सा डिसीजन था आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने लिया और क्या रीज़न था, उसको आपने मतलब किस हिसाब से टैकल किया, और जैसे कि मैं इस सिचुएशन में क्यों मैंने छोड़ा, इसके सवाल का क्या रीज़न है, आप लोग नीचे आपको कमेंट सेक्शन में समझ में आ जाएगा। जैसे कि टू गिव अप जॉब ऑफ द इंडियन नेवी, जैसे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस हो, तो मैं अपनी बारे में बताता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आए। अपनी निजी ज़िंदगी में जो भी आपकी एक्शंस है वो आपको समझ में आ जाए, जो भी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि एवरीथिंग वाज फाइन, पे एंड पर्क सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाइमेटिक कंडीशंस और सिक्योरिटी जो भी अपना फैमिली और हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा था, और दे आर वेरी एग्जाम्पलरी। अब बात आता है, I left because I want to do something good towards the society which was not allowed by defense to do my dream work as we are born to do that। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होता। वंस यू आर इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू डू, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं आप। आपको सबको पता होनी चाहिए, कोई भी अगर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आपका उनका फंडामेंटल राइट्स जो है, आपका जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो आपकी लेसन हो जाता है। आप लोग मुझे उस आर्टिकल का नाम बताइए जिस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है आपकी फंडामेंटल राइट्स को कट डाउन किया जाता है फॉर जॉइनिंग इन डिफेंस, वो आपको पता होनी चाहिए। एवरीवन हैज़ देयर ओन टैलेंट टू प्रूव एट सम स्टेज, सो आई डिसाइडेड अर्लियर दो नेवी टॉट मच टू वर्क 24/7। एक ऐसा मेरा अपना राय है जो कि मैं यही रीज़न की वजह से क्यों मैं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी काबिलियत पे, तो मैं जानना चाहता था कि मैं बाहर जाने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो उस टाइम पे उतना समझ नहीं थे, लेकिन आपको हालात इतनी अच्छी तरह से आपको सिखा देगा, क्योंकि आपको डिफेंस फोर्सेस जो भी होते हैं, पैरामिलिट्री हो चाहे डिफेंस फोर्सेस हो, आपको 24 घंटा काम करना सिखा देगा और आपसे काम लेगा भी। तो आपको पता होनी चाहिए उस सिचुएशन में भी अगर आप काम करते हैं तो आप वेरी वेल अपना खुद के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए भी 24 घंटा काम कर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने अपनी नेवी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने 15 साल अपनी देश के लिए मैंने सेवा किया है, और मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ बाप को भी कुछ साल के बाद सेवा कर सकूं, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा। ये एक वैलिड रीज़न है, अपनी मर्ज़ी से अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी जो भी निजी ज़िंदगी में आपको लगता है कि जो भी आपने अपना जो डिसीजन लिया है, जो कि आपको खुद अपना ड्राफ्ट करिए, क्योंकि किसी भी इंसान का सेम कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपना खुद का भावनाओं को वहाँ बताइए, ताकि उनको लगेगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग पोटेंशियल इन हर, जो कि ये कॉपी नहीं है, जो अपनी भावना को बता रही। दे वांट द फीलिंग्स व्हाट एग्जैक्टली आपके अंदर है, जो आपकी टैलेंट है, चाहे कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई भी आपकी फीलिंग्स हो, दे वांट टू रीड आउट योर पर्सनैलिटी। आप किसी और की पर्सनैलिटी को वहाँ मत दिखाने की कोशिश ना करिए। इंटरव्यू के अंदर आपको जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिससे आपको समझनी चाहिए। अब ये नहीं कि सर ने वो कहा था तो मैं भी यही कह रहा हूँ, ये गधे वाले काम मत करिए। आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, अपने आप को थोड़ा उसको इम्बाइब करिए, उसमें आप फीलिंग ले लीजिए, जिससे आपको अपना प्रॉब्लम्स पुटअप कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, गिव एनी एग्जाम्पल। जैसे कि कुछ होते हैं, आपको अंडर प्रेशर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्षमता अगर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, या आप अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सक्सेस
आप नहीं दे पाओगे। आपको पता होनी चाहिए कि आजकल जो भी यूथ है वो अपनी पूरी लाइफ जो है बहुत मेहनत करते हैं, 17 साल 18 साल उम्र तक। आपको ऐसे एक हादसा हो जाता है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंसेस आता है, कोई आपके साथ परेशान करते हैं या कोई आपके साथ अपनी रियल लाइफ में क्या होता है आपको प्रेशर में डालते हैं। उसकी प्रेशर में डालने के बजाय आप अपना ज़िंदगी को ख़राब ना करिए। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इससे आपकी जो भी करियर प्रोग्रेशन है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। वो आपको नज़र रखते हुए कोई भी, चाहे कोई भी आपको फैमिली प्रॉब्लम्स हो या आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी कोई भी लव फेल्यूर्स हो, कुछ भी हो, आप अपना सबको एक बार साइड कर दो, जिससे आप अपनी जो भी आपकी फोकस है उसको एकदम अटल रहें। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं खुद आई कैन वर्क इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दो आई न्यू हाउ टू पेसिफाई ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब अपने आप को शांत कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़नी है। हमें पता है जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल पाया, चाहे आपका कोई भी माँ बाप से भी प्यार क्यों ना हो, पति पत्नी या आपकी कोई भी बच्चे से, किसी से भी आपको जैसे कि लगता है कि आपको जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आप डिप्रेशन मत होइए। जिससे आपको आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अपने आप को शांत रख के आप अपने आप को एंड टू मेक द चेक लिस्ट एंड सेपरेट एंड फॉलो देम एज पर द प्रायोरिटी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने आप को एक चेकलिस्ट बनाइए, जिससे मुझे ये काम करनी है, इसके बाद ये काम करनी है, इसके बाद ये काम करनी है, जिससे आपको प्रायोरिटाइज़ करने का एक मौका मिलेगा अप एंड डाउन करने से। ब्लैक एंड वाइट में होना ज़रूरी है। जो एक्शंस ख़त्म हो रहे हैं उस एक्शंस के बाद उसको आप काट दीजिए, अगला एक्शंस की प्रति आप फोकस करिए। बेटर मेंटेन वन नोटपैड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डायरी लिखना शुरू करो। डायरी लिखना अपनी मर्जी है, ना मर्जी है, तो अपनी कहानी बनानी, जो भी बनाना है बना सकते हो। अगर कहानी आपको डायरी लिख के बनानी है या आप खुद एक कहानी बनाना चाहते हैं, और वो आप पर निर्भर करता है। डायरी लिखने से मेरी राय से ये है कि आप डायरी लिखने से बजाय आपको आगे अगला जो भी अच्छा काम कर सकते हैं उसको आप पेन डाउन करिए, जिससे आपको अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी चेंज होगी। अपनी क्या कहानी क्या लिखोगे, मैं मंदिर गया था, मैं मंदिर से वापस आ गया, ये नहीं कहानी होता है। कहानी बनाना अलग होता है, जैसे कि अपनी लाइफ में मुझे ये एक्शंस करनी है, इसके बाद ये एग्ज़ाम देनी है, इसके बाद इसकी प्रिपरेशन करनी है, मुझे इतनी वीडियोस देखनी है। जो भी अपना एक लिस्ट डाउन करिए, अपना एक टारगेट रखिए। वो होता है एक अपना खुद का एक गोल अचीवमेंट। यानी मैं आज मंदिर गया था, मैं वापस आ गया, मेरे पापा आज गुस्सा हो गया था, ये सब चीज़ें नहीं होता। आप अपना दिमाग थोड़ा खोलिए और अपनी जो भी मुंडी को जो शत्रुमुख की तरह अंदर छुपा के रखें उसको बाहर निकालिए, देखिए, झांकिए बाहर क्या हो रहा है। दुनिया कहीं पहुंच रही है चांद पे, हम लोग इधर ही अभी भी टिक रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा वाइडन करिए, जिससे आप अपनी अच्छी तरह से कोई भी प्रेशर हो, अंडर कितना भी प्रेशर हो, आप अपना सब भूल जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। किसी की आप इंतज़ार नहीं करोगे। आप इंतज़ार करना शुरू कर दिए तो समझ जाओ कि आपकी बर्बादी ख़त्म, वहीं पे स्टार्ट हो गया और आप ख़त्म हो जाओगे। अब बात आता है अगला, द फैसिलिटीज़ इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ आप प्रायोरिटाइज़ किए हैं, उससे क्या होता है दैट फैसिलिटेट्स, मतलब वो आसान हो जाएगा और जिससे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन लेने की। दो आई न्यू हाउ टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। आपको पता होनी चाहिए किस हिसाब से जो अवेलेबल रिसोर्सेस है। आप माँ बाप से लड़िए मत, मुझे ये कोर्स करवानी है, मुझे कॉलेज नहीं जा रहा हूँ तो मुझे कोर्स चाहिए। अरे आप सर्च करिए, जो भी रिस्पेक्टिव सिलेबस देख के अपने आप आपको वीडियोस दिखने लगेंगे। और आप मेरा खुद का यूट्यूब चैनल देख लो, जिसके अंदर 1200 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप जितने सोच रहे हैं उतने जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया, आप लाखों रुपया दोगे ना तब भी इतने कंटेंट आपको कोई नहीं देता, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाल दिए, जिससे आप लोगों को, हर गरीब बच्चे को भी फ़ायदा हो। अब आपको क्या लगता है 7-8 हज़ार रुपया में 200 वीडियो दे देंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें 1200 वीडियो हैं जो कि उससे दुगुना आपको कंटेंट मिलेगा। अब इसका कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि नॉलेज कहीं कहीं क्या होता है, कोई बेचना चाहते हैं, कोई देना चाहते हैं। जो गरीब बच्चे को जहाँ पे एक्चुअल टैलेंट है उनको देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपको जो भी दिया गया है, इस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने आप को एनालाइज करिए। मैं जानता हूँ कहीं कहीं आपको डिविएट कर रहा हूँ, यह इस जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अपने आप को आप लोगों को कुछ समझ बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी पूछे, उससे क्या मतलब है। जैसे कि मैंने खुद आई मेड 1200 वीडियोज़ इन यूट्यूब irrespective of my family requirements and after losing my job। आपको क्या लगता है एक बार नौकरी छोड़ने के बाद फैमिली में कितनी हलचल मचता है, आप लोग नहीं जानते हैं। जब आप लोग कोई भी जॉब में जाओगे, वापस आओगे, तब आपको पता चलेगा कि एक जॉब छोड़ के आ रहा है पागल आदमी। तो इतनी
इतनी आपके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे फैमिलीज हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बीवी बच्चे हो, हर जगह से आपको ताना सुनने की मिलता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप जो करना करिए, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप अब कम उम्र में चले गए, आप हमसे भी बढ़कर आप जानते हैं। कोई नहीं कहते हैं, सब ताने मारने में शुरू हो गए और उसको बस क्रिटिसाइज़ करने में शुरू हो गए। आपको क्या लगता है 1200 वीडियो ऐसे ही एक साल में बन जाते हैं? हमारे प्रति भी काफ़ी प्रेशर होता है, फिर भी हम उस हालात से निकल कर आज यहाँ इस मुकद्दम तक पहुँच चुके हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और अगला सवाल देखते हैं, टेल मी अबाउट यूथनेशिया। एक ऐसा सवाल है जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हर इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक जनरल सवाल है, आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे तोता नहीं बनना चाहिए, आपकी वहाँ पे कॉन्फिडेंस नज़र आनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे यूथनेशिया अगर पूछते हैं आपके बारे में, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो रिलायबल पॉइंट्स हैं, जैसे कि ज़्यादा आप डाटा देने की ज़रूरत नहीं है, डाटा दे के अपने आप को ज़्यादा कन्फ्यूजन मत दीजिए। वहाँ पे यूथनेशिया वो चीज़ होता है जैसे कि गुड डेथ होता है, मतलब मर्जी से होता है, जो भी मर रहे हैं। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग ए लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। कुछ लोगों को काफ़ी पेन होता है, सफरिंग होता है, जिसकी वजह से उनको यूथनेशिया दिया जाता है उनकी मर्जी से। अब यूथनेशिया क्या है? अब एक आप लोग जानते हैं वी.डी. सावरकर जो भी था, आप एक देख सकते हो यहाँ पे, वॉज एन इंडियन एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, पोएट, राइटर एंड प्लेराइट। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द caste system in Hindu culture and at one point was accused of being involved in the assassination of महात्मा गांधी। आपको पता होनी चाहिए वी.डी. सावरकर जो है, जो कि एक जहाज़ में छिपके से वो अंडमान से लेके वहाँ का जेल से बाहर निकल कर, अंडमान से बोलते हैं ना काला पानी में डाल देंगे वापस नहीं आ पाओगे, पर ये इंसान ऐसा इंसान था जो अंडमान से वो एक जहाज़ से, वो कहीं एंकर होता है, एंकर से लटक के पता नहीं कैसे वो यहाँ पे सफ़र करते हुए यहाँ पे तक मेनलैंड चेन्नई तक आया और वहाँ से सर्वाइव कर लिया। और ये इंसान इतना ख़तरनाक इंसान कह सकते हो, वहाँ पे सावरकर एयरपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और फरवरी 1 तारीख 1966 को ही बिगैन टू रिफ्यूज़ द मेडिसिन दैट वाज हेल्पिंग हिम alive and food and water he fasted until he died on February 26। कुछ लोग अपनी ज़िद होते हैं, वो मरने तक तैयार होते हैं, अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है फैमिली जैसे कि लोगों के प्रति, वो फास्टिंग करते हैं बिना कुछ पानी पिए हुए, खाना खाए हुए, वो आखिर दम तक वो सांस मतलब आखिरी दम तक वो लड़ते रहते हैं। वो एक तरीका का यूथनेशिया, अपना खुद का अपना अधिकार होता है वो करने का, वो कहीं कहीं अलाउ है। जो आप देख सकते हैं राइट साइड में किस हिसाब से वीर सावरकर की फ़ोटो। अगला देखिए, हाँ हम आपसे निवेदन करते हैं, आप लोगों को लगता है कि सर 1200 वीडियो ये बहुत ही कन्फ्यूजन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया जाएगा रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए नहीं होता है। कहीं कहीं आपको अगर आपके अंदर लगता है कि सर मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे हर वीडियो देखनी है, तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मना नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि मुझे फास्ट एंड जो भी लगता है कि सर मुझे इस कंटेंट तक चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए इसमें अगला दिया गया है कि किन किन प्रकार का यूथनेशिया होते हैं। यूथनेशिया आपको पता होनी चाहिए, इनमें इंडिया इट इज़ कंसिडर दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूथनेशिया, एक्टिव एंड पैसिव। इंडिया में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव सोचा गया है, जैसे कि डेथ परफॉर्म्ड बाय अनदर विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन डाइंग। ये एक्टिव वो चीज़ है जो कि उनकी मर्जी से, जैसे कि डॉक्टर है मारना चाहता है इंजेक्शन दे के उस बंदे को, और वो बंदे की मर्जी से वो स्टेटमेंट लेके, कंसेंट लेके। और पैसिव यूथनेशिया होता है, इट इज़ अ डेथ परफॉर्म्ड बाय विड्रॉल ऑफ ए लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। वो जैसे कि कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो विड्रॉ कर लेते हैं, हम इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी फैमिली के प्रति वो हो जाता है। अब बात आता है वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी। वॉलंटरी यूथनेशिया अक्कर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन हु डाइज, जैसे कि मैंने बताया था वो कि वॉलंटरी एक्टिव कह सकते हो। नॉन वॉलंटरी यानी when the person is unconscious or otherwise unable to make meaningful choice between living and dying and an appropriate person takes the decision on their behalf। जो भी डिपेंडेंट से बोलते हैं ठीक है इसको आप मार ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी, हम अप्रूवल लेटर दे देते हैं, वो दे देते हैं और उसको मार देते हैं, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं चाहता है कि ऐसा घुट घुट के मरें। अब बात आता है यहाँ राइट साइड देखिए, पैसिव यूथनेशिया का किस हिसाब से होता है, एक्टिव, नॉन वॉलंटरी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। सो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी अलग अलग है, जो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए
सबसे पहला जो लीगलाइज्ड देश, उस देश में लीगलाइज कर दिया गया है, आप इस हिसाब से उनको मार सकते हैं, वो है नेदरलैंड्स। आप जानते हैं नेदरलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या अलग अलग नाम नेदरलैंड्स को दिया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला जो है, जो कि इंडिया में यूथनेशिया का जो एक्टिव यूथनेशिया बाय एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन इज़ इलीगल इन इंडिया। हम लोग इंडिया में इंजेक्शन देके नहीं मार सकते, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ़ है, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये अपनी लॉ के अगेंस्ट है। पैसिव यूथनेशिया इज़ लीगल इन इंडिया आफ्टर ए मार्च 2011 जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट अरुणा शानभोग केस। एक केस हुआ था अरुणा शानभोग केस, जिसके प्रति पैसिव जो भी था, ये पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया गया है 2011 में। इट इज़ परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2 सिचुएशंस। ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं वेयर द वेंटिलेटर कैन बी स्विच्ड ऑफ, परसिस्टेंट वेजिटेटिव state where the feeds water can be tapered off along with addition of pain managing palliatives। ये कुछ चीज़ें सिचुएशन से जो आपको पता होनी ज़रूरी है। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से सवाल, हु इज़ योर आइडियल एंड वाई, और हु इंस्पायर्स यू एंड वाई। ये आपको पता होनी चाहिए, आपका आइडल कौन है, आपको कौन इंस्पायर करता है। अपना अपना अलग अलग राय होता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इंस्पिरेशन जो है आपको एक गुरु से मिलता है या किसी बंदे से आपको देख के मिलता है। मुझे अपनी इंस्पिरेशन आप देख सकते हैं, मेरा ये डेस्कटॉप का एक वॉलपेपर है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि इसके अंदर आप मेरा डेस्कटॉप का खुद का वॉलपेपर देख सकते हैं। मैं माइकल फेल्प्स की कदर करता हूँ। ये वो इंसान है जो 23 गोल्ड मेडल लेके आया और 28 कुल मिला के गोल्ड मेडल ने आता है, ओलंपिक मेडल्स है पर 23 गोल्ड मेडल खुद के हैं। अब द मोस्ट एवर ही वन 23 गोल्ड, और इनमें अलग ब्रॉन्ज। और आप देख सकते हैं ये कितनी कम उम्र से इन्होंने गोल्ड मेडल लेना शुरू कर दिए, और इनकी रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने बनाया हो, और आगे बनाएंगे, कितनी साल लगेंगे पता नहीं। ऐसे स्विमर निकलने के लिए सदियों लग जाते हैं। सो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हो इंडिया के पास कितनी गोल्ड है। आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 130 करोड़ की आबादी में से क्या एक इंसान ऐसा कभी तक पैदा नहीं हुआ। ये कुछ आग होता है किसी किसी के अंदर, और वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि जो कि पूरा दुनिया उनको याद रखती है। इन्होंने भी काफ़ी अप एंड डाउन्स देखा है और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता था, फिर भी उन्होंने फिर उठना सीखा। उनकी उसके हाथ तक टूट गई थी, और फिर भी उसने वो पाँव से सिर्फ प्रैक्टिस किया, घंटे घंटे प्रैक्टिस किया उन्होंने, और उसके बाद वो ऐसे मतलब उसकी स्विमिंग इतनी स्ट्रांग हो गई, उसकी पाँव की जो डॉल्फिन किक होता है बहुत ही स्पेशल किक होता है, जिसकी वजह से कोई उसको बराबर नहीं कर सका। कुल मिला के 8 गोल्ड, सब जितने भी इवेंट्स हैं उसने जीता एक ही ओलंपिक के अंदर। सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट्स है। ऐसे लोगों के आपको मतलब मोटिवेशन लेनी चाहिए। जब एक इंसान इतना कुछ मेहनत करके पूरी ज़िंदगी अपनी सिर्फ पानी के अंदर उसने मतलब इतना कुछ कर दिया कि वो सदियों तक वो अपनी नाम बनाया जाता है। आपको क्या लगता है जो 1200 वीडियो मैंने बनाया वो अगर हमारा कुछ भी हो सकता है, पर जो लोग जैसे कि क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, काफ़ी गरीब बच्चे मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं सर आपकी क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि हमें बहुत ही रिलायबल लगा और मुझे इनको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट जो दिया गया है अलग अलग जगह से सोर्सेस से लिया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता, पर जो जिनकी ये फ़ायदा हो गया वो ज़रूर कदर करेंगे। और गुरु की जैसे जिस हिसाब से एकलव्य जो है द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, काफ़ी लोग मेरे शिष्य हैं जो असम से काफ़ी सिलेक्शन हो गए और वो आज के टाइम पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में। सो ऐसा कुछ काम करिए, अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बड़ा करिए, चिल्लर के बारे में मत सोचिए। मैं जानता हूँ हर एक को अपना एक स्टेज के बाद वो आता है, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉडन करिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। कुछ भी गलत होता है, आपके साथ अनाप शनाप होता है, आपकी कुछ भी लव फेल्यूर्स हो जाता है, कोई भी आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हालात हो, अपने आप को मोड़िए और खुशी हंसी से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़िए, अपने आप कुछ करोगे। चलिए अगला क्या है, प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग देखिएगा, हर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
अगला यहाँ पे देखा जाए, ऐसे सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से इंटरव्यू में जैसे कि उनको लगे कि हाँ दे वांट टू हैव सम फन विद द पीपल, जो भी स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे उनके साथ कुछ चैटिंग करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, हर बार इंटरव्यू में कोई भी जनरल नॉलेज सवाल पूछा जाता है? कोई भी नहीं। आपकी अंग्रेज़ी और आपकी जो कन्वर्जेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन है आपको दिया जा रहा हूँ, टेल मी अबाउट एनी टूर विजिट विद द फैमिली। आपको लगता है आप कोई भी टूर कहीं भी गया हो विद फैमिली, आप चाहे बाइक से गया हो, चाहे साइकिल में गया हो, चाहे आपको लगता है कि बस में या कार में या ट्रेन में, जो भी सफ़र आपने किया है उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐसा एक इंसिडेंट मैंने शेयर किया है, कहीं कहीं कुछ बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ शिमला वगैरह घूमने पसंद करते हैं। जैसे कि उस ट्रिप में क्या हो सकता है, क्या अगर इस तरह का अगर सवाल आता है आपको क्या क्या आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, आप लोग देखिएगा। My family planned the trip to Shimla, which is also known as Queen of Hills, during the summer in the month of May. क्यों मई में गए हैं? Though it is feasible and clear view, the landslides will be less as compared to the monsoon season. So यही एक रीज़न था हम लोग why it is planned in the, आप एक रीज़न दे दिए, बहुत अच्छी बात है। We have planned by the personal vehicle of my dad and it was adventurous to stop in the middle of journey and to have the good food and drinks at various restaurants. So आपको पता होनी चाहिए, आप कहीं भी जाते हो, आप इन बिटवीन जो जर्नी होता है, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जो भी इन बिटवीन आप रोक रहे हो, कहीं पेड़ के नीचे हो, चाहे अपना खाना बनाया मम्मा, उसको हम पेड़ के नीचे कहीं बीच में बैठ के अच्छी जगह खा रहे हो और उस जगह की एंजॉय कर रहे हो, वहाँ जाने से पहले आप इतनी जगह घूम चुके हैं जिससे आपको अच्छा लगे कि जो भी जर्नी आप कर रहे हो वो थकावट ना फील हो, आप उसको बीच बीच में कहीं भी जाते हो एडवेंचरस फीलिंग आपको आए। वी स्टेड एट द होटल पनामा विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग द अदर्स। The view from the hotel room was very nice and hospitality was commendable. जिस होटल में हम गए थे वहाँ पे जो व्यू था, सीनरी था और साथ में वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वहाँ पे जो स्टाफ है वो कॉर्डियल थे, बहुत ही अच्छी तरह से हमें ट्रीट दिया गया है और हम बहुत खुश हो गए उससे। और साथ में पोस्ट रिफ्रेशिंग एट द रेस्टोरेंट वी हैव फ्रेशन अप एंड मूव टूवर्ड्स द नाइट बाज़ार। जैसे कि वहाँ जाते शाम हो गया, वहाँ पे फ्रेश अप हो गया और साथ में नाइट बाज़ार चले गए और उस बाज़ार का नाम राम बाज़ार और लोअर बाज़ार कह सकते हैं। और वहाँ पे शॉपिंग किया और काफ़ी टेस्टी फूड हमने खाया वहाँ पे माल रोड के पास, जो कि और वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी किया हमने और वापस हम लोग होटल आ गए। आपको पता होनी चाहिए जहाँ भी आप जाते हो, आपको पता होनी चाहिए वहाँ हम क्यों जा रहे हैं, उस सीनरी देखने के लिए या एडवेंचरस करने के लिए और साथ में कोई भी रिलीजियस या मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए। हर चीज़ आपको इसके अंदर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर आप वहाँ एक ही एक्टिविटी के लिए जाते हो तो इतना आपको मज़ा नहीं आता। आप अगर शॉपिंग करते हो, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हो, साइट सीइंग करते हो, रिलीजियस विज़िट करते हो, ये हर चीज़ आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप ये सब चीज़ें फुलफ़िल करने से आपका जो भी ट्रिप है वो सक्सेसफुल होगा। आप मंदिर चले आओ बस घंटी मार कर आ जाओगे तो ये एडवेंचरस नहीं होता। एडवेंचरस में हर चीज़ होनी ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ में हर चीज़ की नज़र लेनी चाहिए, हर चीज़ की आपको देखनी चाहिए, चाहे ज़ू के ना हो, चाहे हर चीज़ नए चीज़ें एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव होनी ज़रूरी होता है। अब बात आता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वेंट फॉर द फॉरेस्ट कैंपिंग इन शिमला जंगा एंड वी हैड सेट अप द कैंपिंग अलॉन्ग विद द ट्रैकिंग, एन्जॉयड द सनराइज एंड द कॉटेज स्टे इन द वुड्स ऑफ शिमला वॉज मेमोरेबल। जैसे कि मैंने बताया था कि एडवेंचरस होता है ट्रैकिंग करना, वहाँ जाते हो, ब्यूटीफुल सीनरी देखते हो, ट्रैकिंग करते हो, अलग अलग एनिमल्स देखते हो, साथ में अलग अलग लोगों से मिलते हो, इंटरेक्शन करते हो। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी को वहाँ झाड़िए, आप अपनी जो भी कंटेंट है उसको एक स्ट्रीमलाइन लीजिए, उसको बताइए हमने ये एक्टिविटीज़ किए हैं, जिससे अब उनको पता चलता कि शी इज़ स्मार्ट इनफ इन अंडरस्टैंडिंग। जो भी बंदा बता रहा है वो हर चीज़ को उसने कवर किया है। कवर करना ज़रूरी होता है, कंटेंट वही होता है, ग्रामर कंटेंट नहीं होता है। ग्रामर अच्छा है पर कंटेंट सही नहीं, क्या फ़ायदा है। ग्रामर पे जोर मत डालिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने किया है। अब बात आता है अगला, नेक्स्ट डे वी वेंट टू द हाइकर्स पैराडाइज एट द हाइट ऑफ द 2250, हैड ए फन बाय राइडिंग द टॉय ट्रेन ऑफ कालका टू शिमला दैट हैज़ गॉन
थ्रू द हंड्रेड्स ऑफ टनल्स एंड द सीनरी वॉज मेमोरेबल। जैसे कि साइट सीइंग है जो कि हाइकर्स पैराडाइज है, वहाँ पे बहुत ही एक टॉय ट्रेन है जो कि कालका टॉय ट्रेन है, कालका टू कहाँ तक, शिमला तक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे उस टॉय ट्रेन के अंदर आप आराम से अलग अलग सीनरी जगह देख सकते हो, और हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा उस टॉय ट्रेन राइड। ऊपर से जो भी, जैसे कि मैं खुद ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश में जैसे कि मसूरी एक साइट सीइंग प्लेस था, हाईएस्ट प्लेस। अब देहरादून में इतना कुछ खास नहीं था मुझे। जब मैं मसूरी गया वहाँ पे हिल स्टेशन था, बहुत अच्छा सीनरी देखने को मिला। उसके बाद ऋषिकेश गया, ऋषिकेश में क्या हुआ, रिवर राफ्टिंग किया था मैंने, क्योंकि मुझे एडवेंचरस अच्छा लगता है, मुझे स्विमिंग आता है। अगर नहीं भी आता है, वहाँ पर जो भी लाइफ बॉयज़ है, वहाँ पर जो भी बंदे हैं वो आपको हेल्प कर देंगे, आप डूबोगे नहीं, क्योंकि जहाँ फ्लोइंग वाटर होता है वहाँ पे आप डूबते नहीं हो, क्योंकि आप वहाँ पे अपने आप उसको आपको फ्लोट करता है। सो ये आपको पता होनी चाहिए। जो गैंगस रिवर, गैंगस से जो पानी निकलता था, वहाँ जो रिवर राफ्टिंग 16 किलोमीटर की लेंथ था, उस रिवर राफ्टिंग हमारे लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का एडवेंचर एक ट्रिप था। बहुत ही एंजॉय किया, बीच में हमने रोके और पानी में कूदे, फिर ऊपर आए बोट में, सब एडवेंचरस, एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप था। तो ऐसे बंजी जंपिंग भी होता है, आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं, ऊपर एक जगह जाके वहाँ से सीधा जंप करते हैं। तो ये अलग अलग एडवेंचरस आपको करना है, क्योंकि इस उम्र में अगर नहीं करोगे तो फिर क्या 60 के बाद करोगे। The ice skating is one of the greatest experience, though I am a good skater. Post doing the skating, we have visited Jakau Temple, world's largest Hanuman temple, and followed by the Green Valley. जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को अगर कुछ टैलेंट होते हैं, जैसे कि मैं स्केटिंग करता हूँ, मुझे पता है स्केटिंग कैसे करनी है। अब मैं चले जाता हूँ स्केटिंग करने, आपको क्या लगता है सब स्केटिंग कर लेगा? बुढ़ापा में स्केटिंग करोगे ना, जब आपको पता नहीं, ऐसे आइस स्केटिंग करोगे ना, आपकी रीढ़ हड्डी हाथ में आ जाएगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे स्टंट ना करिए। जो आपको नहीं आता, आप नहीं आता। अगर आपको स्केटिंग करने का शौक़ है तो पहले आप रोड पे सीखना शुरू करिए विद द हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स, और जो भी आपका भाई बहन है, आपके बच्चों से भी अगर बड़े हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको हेल्प लेना है। आप वहाँ स्केटिंग करोगे, अच्छी चीज़ें जो आपको पता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट है आपके अंदर है, आपने स्केटिंग किया है। और मॉन्यूमेंटल विजिट, जो मैंने बताया था कि जकाओ टेम्पल है, मैंने मंदिर, जो कि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू टेम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग लोग अलग अलग, जैसे कि क्रिश्चियन की जगह जब गोवा जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी पोर्चुगीज़ वाले वहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे जैसे कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान अपने अपने जो भी रिलीजियस प्लेसेस घूमने की कोशिश करते हैं। गुरुद्वारा, जो कि मैं खुद एक हिंदू होकर गुरुद्वारा जाने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि वहाँ पे जो भी वहाँ के प्यार है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वहाँ पे भगवान की प्रार्थना हो, जो भी हो, अच्छे होते हैं वहाँ पे, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इस्कॉन टेम्पल भी एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, कोई भी जाते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात आता है इन द इवनिंग द हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम है। जैसे कि आप जानते हैं शाम के टाइम पे क्या हुआ, हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम हमने विज़िट किया। देखो एजुकेशनल टूर भी है, वहाँ पे म्यूज़ियम विज़िट किया और इन्फॉर्मेटिव है। और वहाँ पे जो भी एंटिक पीसेस थे, जैसे कि बाइक हो गया, आर्ट, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, नुमिस्मेटिज्म जो भी था वो बहुत ही अच्छा था। आप देखो कितने कवर किया, एडवेंचर भी, मॉन्यूमेंट, जैसे कि रिलीजियस भी, एजुकेशनल भी, जितनी चीज़ें, व्यू, साइट सीइंग हो गया, मतलब हर चीज़ आपने पूरा कवर कर दिया। ये अगर आप शॉर्ट स्पैन में खुद अपने बनाइए, एक ऐसा स्टोरी बनाइए जिससे आपको वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे कि यार यू आर वेरी लाइक, आप जो भी विज़िट करते हैं आप इन्जॉय करते हैं, उनको लगना चाहिए। आप उसको इतना कुछ बता दो कि इतना आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ कि वो अगला सवाल पूछे ही ना, मतलब आप इतना अच्छी तरह से दे दो। जैसे कि मैं खुद थाईलैंड एंड आई बीन टू थाईलैंड एंड मलेशिया, वहाँ पे आपको क्या लगता है बस साइट सीइंग करके आ गया? नहीं। जब मलेशिया गया था वहाँ पे हम लोग एक अंडर वाटर वर्ल्ड देखा वहाँ पे, और क्रोकोडाइल फार्म देखा थाईलैंड के अंदर। अब वहाँ पे जाए, गो कार्टिंग होता है जो कि रेसिंग कार होता है। अब मुझे खुद वहाँ पे तकरीबन 30 से लेकर 40 रिंगिट, पता नहीं कुछ, मतलब कम से कम 1000 रुपये का मैंने स्पेंड करके गो कार्टिंग की रेसिंग किया, जिसमें मैंने 7 लूप्स की चक्कर मारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपना एडवेंचरस लाइफ को जीना। ये चीज़ें आप लोगों को बतानी है। आपको लगता है कि सर आपने जो दिया हमने सेम कॉपी करेंगे तो आप फेल हो जाओगे, आई एम गारंटीड फॉर दैट। लेकिन आपको अपनी जो रियल एक्सपीरियंसेस, जो चाहे भी एक जगह गए हो, ज़िंदगी में एक बार गए हो, बचपन में गए हो, उसको आप रिवाइंड करिए, हर चीज़ उसको अंदर डालने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वी बीन टू द हिमालयन बर्ड पार्क विच इज़ फेमस फॉर द हिमाचल स्टेट बर्ड, that is monal pheasant. Other species are present on the
दैट वाज मेमोरेबल। आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ज़ू वगैरह घूमना, जैसे कि काजीरंगा था, काजीरंगा आप देख सकते हो 1 हार्ट डायनासोरस, और अलग अलग वहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल बर्ड, जो भी हिमालयन बर्ड पार्क था उसका, जो हिमाचल का जो स्टेट बर्ड है मोनाल फीजेंट आपने देखने को मिला। ये आप अगर नाम दोगे ना, तो ऐसे ऐसे मुझे उस बर्ड को भी हम लोग एक सेल्फी लिया गया है पेरेंट्स के साथ। ये आप थोड़ा आप अपनी नॉलेज को भी और की पॉइंट्स आप बता रहे, जिससे आपको अपना एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो वी विजिटेड शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सैंक्चुरी इन विच देयर आर एनिमल्स एंड जैकल्स, बार्किंग डीर्स, मंकीज एंड लेपर्ड्स आर प्रेजेंट। काफ़ी चीज़ों को देखने को मिला है, हम लोग आज तक कभी रियल लाइफ में देखा नहीं, तो हमारे लिए बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है। फाइनली विजिटेड तारा देवी टेम्पल, गॉडेस ऑफ स्टार्स, विच इज़ ऑन द माउंटेन पीक, वॉज वन ऑफ द बेस्ट वन एंड मस्ट विजिट प्लेस। जैसे कि कुछ जगह आपको देखना ही है, जैसे चंडीगढ़ जाते हैं, अगर आप चंडीगढ़ जाते हो रॉक गार्डन अगर नहीं देखा फिर क्या देखा आपने, आगरा जाते हो तो अगर ताजमहल नहीं देखा तो फिर क्या देखा आपने, दिल्ली जाते हो तो अक्षरधाम टेम्पल जाओ, सुबह से लेकर शाम तक आपकी कैसे टाइम निकल जाएगी फैमिली के साथ। दिल्ली लोग कहते हैं रेड फोर्ट जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मैं तो कहता हूँ कि अक्षरधाम टेम्पल एक बार जाओ, जहाँ आप लोगों को हर चीज़ अलग अलग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को दिल्ली में घूमने के लिए तो काफ़ी कुछ जगह है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं वही बता सकता हूँ, बाकी अपनी मर्ज़ी है। जो लगता है कि सर मुझे शाम के टाइम पे रेड फोर्ट में वो देखना है तो जाओ ना, शाम के टाइम पे रेड फोर्ट में घूमो, वहाँ पे जो भी वहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट क्लिपिंग दिखाते हैं, जैसे कि वहाँ पे म्यूज़िक शो दिखाते हैं, और वो भी देखिए, वो आप पर निर्भर करता है आपको करना क्या, अलग अलग जगह। अब बात आता है, बस ये कुछ आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो, साथ में अपने आपको लगता है कि दोस्तों को भी हेल्प करनी है, शेयर करनी है, तो शेयर कर सकते हैं, जिससे मेरा व्यूज़ बढ़ सकें और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकें। किसको अच्छा नहीं लगता, एवरीबडी लाइक्स, दे वांट अ गुड सब्सक्राइबर एंड दे वांट टू मेक गुड मनी। इन बिटवीन एड्स आ रहा है ना, तो आपको क्या लगता है, एड्स अगर स्किप करोगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, एड्स अगर देखोगे तो पक्का मिलेगा। सो दिस इज़ समथिंग जो आप हेल्प कर सकते हैं आज के टाइम पे। थैंक यू दोस्त, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे माफ़ कर देना अगर कहीं मैं गलती करता हूँ, आपके साथ कुछ मिसबर्ताव करता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।